नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। मॉनसून के मौसम के बीच प्रदेश में हड़तालों का मौसम चल रहा है और बारिश का असर आम आदमी पर पड़े ना पड़े, राहत मिले ना मिले, हड़ताल का सीधा सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई कई हड़तालें हैं। लेकिन बात उन हड़तालों की या कहें उन दादागिरी की जिनकी सजा आप और हम भुगत रहे हैं। बात वकीलों की हड़ताल की, बात रोडवेज की हड़ताल की, बात निजी स्कूलों की हड़ताल की। इन पर बात करना और इनकी सच्चाई जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनका असर न सिर्फ एक तबके, न सिर्फ एक समुदाय, बल्कि पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है। लेकिन आज की खबर में सवाल यह है कि क्या इन्हें हड़ताल का नाम दिया जाए या फिर दादागिरी कहा जाए। आज की खबर में आगे बढ़े उससे पहले आपको वो तीन तस्वीरें दिखाते हैं जिनका सीधा सीधा असर पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है। फिर आपको बताएंगे कि हड़ताल है या दादागिरी। ये तीन तस्वीरें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। पहली वकीलों की हड़ताल की, दूसरी रोडवेज की हड़ताल की और तीसरी सबसे अहम निजी स्कूलों की हड़ताल की। ये तीन तस्वीरें इसलिए अहम है क्योंकि इसका असर सिर्फ एक समुदाय, एक जाति या एक विशेष क्षेत्र पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश पर पड़ रहा है। लाखों लोगों पर सीधा सीधा इसका असर पड़ रहा है। काम है कई दिनों से पुलिस लगी हुई सबसे पहले बात करते हैं निजी स्कूलों की दादागिरी की। दरअसल प्रदेश में लगभग 37,500 निजी स्कूल हैं और आज लगभग हर स्कूल बंद रहा। अगर मान लिया जाए कि एक स्कूल में औसत 200 बच्चे पढ़ते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने लाख बच्चे आज स्कूल महरूम रह गए और कितने बच्चों की पढ़ाई का आज नुकसान हुआ। बहरहाल प्रदेश के हर संभाग के हर जिले में, हर कस्बे, हर शहर में आज इसका सीधा असर दिखाई दिया और वजह रही निजी स्कूलों का निजी हित, जो बच्चे के भविष्य पर आज भारी पड़ता दिखाई दिया और साथ ही दिखाई दी स्कूलों की दादागिरी। आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं कि वो अभिभावक जिनके बच्चे आज स्कूल नहीं गए वो क्या कुछ कहते हैं। पहले ये सुनिए। शिक्षण संस्थाओं ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए पूरा राजस्थान बंद किया, सारी शिक्षण संस्थाएं बंद की है। इससे यह स्पष्ट गोचर हो रहा है कि ये शिक्षण संस्थाएं व्यावसायिक कार्य कर रही है, लोगों को लूटने खसोटने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाह रही है। यदि यही क्रम रहा तो इन शिक्षण संस्थाओं के विरोध में अभिभावक लोग भी सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। चलिए, हड़ताल आज जारी है, साथ ही जारी है निजी स्कूलों की दादागिरी। लेकिन आखिर क्यों निजी स्कूल फीस निर्धारण कमेटी का विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है, जरा ये भी देखिए। क्योंकि अगर इन पर लगाम लगती है तो ये स्कूल वो सब नहीं कर पाएंगे जो दरअसल ये करना चाहते हैं। दरअसल देखिए, जब मन करता है फीस बढ़ाने का फैसला ये ले लेते हैं। अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदने को मजबूर किया जाता है। ये निजी स्कूल की दादागिरी। इसके अलावा स्कूल वाले खुद ही यूनिफॉर्म और किताबें बेचते हैं और उसकी मोटी रकम वसूलते हैं। साथ ही तय दुकान से भी सामान खरीदने का दबाव अभिभावकों के ऊपर
बनाया जाता है। इसकी वजह है इन दुकानों से स्कूलों को मोटा कमीशन मिलता है। इस वजह से लगातार ये सब कुछ होता है। करिकुलम एक्टिविटी के नाम पर अलग से रुपए वसूले जाते हैं। ये एक अलग तरीके से अभिभावकों के ऊपर बोझ है। बच्चों के डेवलपमेंट स्किल के नाम पर अलग से पैसे वसूले जाते हैं, रुपए वसूले जाते हैं। इसके अलावा साल में कभी टूर के नाम पर, कभी त्योहार के नाम पर भी वसूली की जाती है। ये सब वो है जो कि एड ऑन होता है और फीस से अलग होता है। एक साथ 3 महीने या पूरे साल की फीस भी स्कूल के जो संचालक है वो अभिभावकों से लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है, लेकिन ऐसा होता है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। कोचिंग के नाम पर भी अभिभावकों से मोटी फीस वसूली जाती है। तो स्कूलों की दादागिरी जारी है, लेकिन लगाम क्यों नहीं लगती? दरअसल इसी दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए फीस निर्धारण कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन जिस तरीके से कमेटी काम कर रही है, अब इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। वजह भी जरा समझ लीजिए। कमेटी ने छोटे छोटे स्कूलों की फीस निर्धारण करने में जल्दबाजी के साथ सख्ती भी दिखाई, लेकिन बड़े या रसूखदार स्कूलों की अभी तक फीस निर्धारित नहीं की गई। खुलासा फीस निर्धारण समिति की तरफ से जारी पहली सूची में हुआ है। इसी सूची में 1 या 2 स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो बड़ी संख्या में वो स्कूल शामिल हैं जो कि बड़े नाम हैं, यानी जिन पर सबसे पहले लगाम लगानी चाहिए थी। उन्हीं की फीस अभी तक तय नहीं की गई। प्राइमरी से लेकर 8वीं क्लास तक की फीस निर्धारण करते हुए यह सूची पिछले दिनों डीईओ को भेजी गई। जल्दबाजी भी इतनी की गई कि सख्ती करना भूल गए। अब ना तो स्कूल इसे मान रहे हैं और ना ही उन पर किसी तरह का दबाव है, और उनकी दादागिरी लगातार बढ़ रही है, और इसका खामियाजा सीधे सीधे अभिभावकों को, बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्नेहलता साबू जी जुड़ी हुई हैं, जो कि सचिव हैं पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की। स्नेहलता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि निजी स्कूलों की जो दादागिरी है उस पर लगाम लगाने के लिए फीस निर्धारण कमेटी का गठन किया गया, लेकिन लगाम लगती नजर नहीं आती, बल्कि दादागिरी इस कदर बढ़ती है कि निजी शिक्षण संस्थान हड़ताल पर जाते हैं। बिल्कुल, इसमें साहब मैं यही कहना चाहूंगी कि निजी स्कूल की ये मनमानी बढ़ती जा रही है, इसीलिए पेरेंट्स आज धरने पे आए और घरों से बाहर निकलने लगे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं जी। अब निजी स्कूलों पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अभिभावक, अभी तो सांकेतिक धरना था आज, जब ये सड़कों पे उतर आएंगे तब सोचिए अब क्या होगा। और सरकार को भी दखल अंदाजी इसमें अच्छे से करनी चाहिए ताकि इस पे लगाम लगाई जा सके। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन स्नेहलता जी, दादागिरी बढ़ने की बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? बड़ी वजह यही है कि पहले अभिभावक जागरूक नहीं थे जी, अब जागरूक होने लगे हैं, तो अब इस पे अब लगाम तो लगाना जरूरी है ना, और सरकार को भी सख्ती बरतनी चाहिए इस पे। क्या महंगाई इनकी दिन दादागिरी प्रतिदिन के बढ़ती साथ जा रही साथ है। अब वेलफेयर, माफ कीजिए, फीस निर्धारण कमेटी को भी उतना ही जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि उसने जिन स्कूलों की अभी तक फीस निर्धारित की है उनमें बड़े स्कूलों के नाम नहीं है। देखिए, बड़े स्कूलों के नाम नहीं है, लेकिन प्रक्रिया तो उनकी भी अभी शुरू हुई है और बड़े स्कूलों पे भी लगाम लगाई जाएगी। ये तो है, मालूम है ये तो इस पे कि बड़े स्कूलों पे भी लगेगी लगाम। तो जी, बड़े स्कूल कहाँ से बचेंगे, क्योंकि अभिभावक के बच्चे ये तो है नहीं कि सिर्फ प्राइमरी में पढ़ते हैं जी, उनके बड़े स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं बच्चे, तो लगाम तो लगनी तय है। कि ये है कि थोड़ा लेट हो गया तो अभिभावक लोग करवा लेंगे उससे। तो जी बिल्कुल स्नेहलता जी, लेकिन आज जो हड़ताल हुई है उसका वजह आप क्या समझते हैं? निजी शिक्षण संस्थान जो है हड़ताल क्यों कर रहे हैं? क्या वो फीस निर्धारण कमेटी पर, सरकार पर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, दबाव बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, वो अंदर से डर गए हैं जी। साफ साफ इसमें नजर आ रहा है कि आज उनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। निजी स्कूल वालों को एसी ऑफिस से निकल के वो सड़कों पे आए हैं। जी। क्योंकि वो डर गए हैं कि अभिभावक जग गए हैं। जब इंसान अपनी अधिकार मांगने लगता है, उसके लिए संघर्ष करता है, तो सच्चाई जब सामने आने लगती है तो हर सब डरते हैं। तो ये डर का एक खामियाजा ही उनको है कि ये निकल के बाहर आए हैं वो। स्नेहलता जी, आप दादागिरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम भी कर रहे हैं निजी शिक्षण संस्थाओं को लेकर। किस तरीके की दादागिरी वो करते हैं, किस तरीके से अभिभावक जो हैं लुटते हुए, पिटते हुए नजर आते हैं?
बिल्कुल नजर आते हैं साहब। और अब ये दादागिरी इनकी खत्म होगी, 100% होगी। हम अभिभावकों को और जागरूक करेंगे और अभिभावक खुद भी निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। अब छोटी छोटी समस्याएं जो थी अब बड़ी समस्याएं बनती जा रही हैं। जी हर चीज में दादागिरी होगी। जूते लो तो हमसे लो, मोजे लो तो हमसे, क्यों भाई, क्यों लें आपसे हम? जी, तो यही कारण है। तो होगी इस पे लगाम, आप लोग भी थोड़ा साथ दीजिए, जी मीडिया बिल्कुल। वाले भी। स्नेहलता जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सचिव हैं पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की, जिनका कहना है साफ तौर पर कि फीस निर्धारण कमेटी अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन इन सबके बीच अब निजी शिक्षण संस्थाओं में डर बैठ गया है कि उनके ऊपर लगाम लगेगी। यही वजह है कि वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस तरीके की हड़ताल को अंजाम दे रहे हैं। इन सब के बीच फीस निर्धारण कमेटी लगाम नहीं लगा पा रही और यही वजह है कि ये गूंज विधानसभा में भी सुनाई दी। शून्यकाल में विधायक माणिक चंद सुराणा ने स्थगन के जरिए मामला उठाते हुए सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। इस पर शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने जवाब देते हुए कहा कि स्कूलों की इसी मनमानी को रोकने के लिए फीस निर्धारण कमेटी बनाई गई है। साथ ही सराफ ने कहा कि अब तक 230 स्कूलों की फीस निर्धारित हो गई, जबकि 2524 स्कूलों की फीस निर्धारित कर इन स्कूलों में 1 माह में आपत्ति मांगी गई है। आज की खबर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे वकीलों की हड़ताल की, बात करेंगे रोडवेज की हड़ताल की। आज की खबर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान रोडवेज की, जिसके कर्मचारी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। सरकार और कर्मचारी संगठन दोनों अपने रुख पर कायम है। इस बीच जहां रोडवेज को करीब 10 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई, वहीं 10 लाख से ज्यादा यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अब कर्मचारी नेताओं ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, जिसके लिए आगे आने वाले दिनों में एटक, इंटक, सीटू और बीएमएस के संयुक्त मोर्चे की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। हड़ताल के बाद में हम 1-2 दिन में चारों संगठनों का जो हमारा संयुक्त मोर्चा है, एटक, बीएमएस, सीटू, इंटक का, ये बैठ के टोटल सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके आगे का फैसले के बारे में विचार करेंगे। पर इतना निश्चित है कि हम इस निजीकरण के खिलाफ जो लड़ाई हमने छेड़ी है, इस निजीकरण की लड़ाई को हम आगे लेकर के जाएंगे। इसकी स्वरूप क्या क्या हो, वो जरा गंभीरता से और गहराई से विचार करने की जरूरत है। आज रोडवेज का चक्का जाम रहा, लेकिन इसकी बड़ी वजह क्या रही और इसका रोडवेज पर सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा, उस पर बात करें। उससे पहले आप जरा देखिए कि रोडवेज की हड़ताल का प्रदेश पर क्या असर पड़ा। प्रदेश में कुल 4500 से ज्यादा बसों का चक्का जाम, 22,000 के करीब कर्मचारी हड़ताल पर, 550 ग्रामीण परिवहन बसों के भी थमे पहिए। पूरे प्रदेश में सीधा असर, करीब 10 करोड़ का नुकसान, प्राइवेट बसों की चांदी। अब आपको बताते हैं कि सरकार के फैसले के बाद रोडवेज कर्मचारियों का डर क्या है और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उनके मुताबिक रोडवेज का क्या भविष्य होगा, यह भी हम आपको बताते हैं। जरा देखिए, रोडवेज बसें प्रतिदिन 17 लाख किलोमीटर का सफर तय करती हैं। इन सब के बीच एक बस
अधिकतम 8 लाख किलोमीटर चलकर खराब हो जाती है, यानी कि 8 लाख किलोमीटर चलती है, बस खराब हो जाती है। इस तरह हर रोज 2 और साल में करीब 800 बस खराब हो जाएंगी। ये रोडवेज को खतरा है। रोडवेज के बेड़े में फिलहाल 4700 बसें हैं जो कि संचालित की जाती हैं रोडवेज की तरफ से। इसके अलावा सरकार ने बैंक गारंटी वापस ले ली है, यानी रोडवेज नई बसें नहीं खरीद सकता। जो बसें हैं वही वो चलाता रहेगा। मतलब 6 साल में सभी बसें खराब हो जाएंगी। जिस तरीके से सरकार की योजना चल रही है उसके हिसाब से वर्तमान में करीब 22,000 कर्मचारी रोडवेज में काम करते हैं। ये वो संख्या है कर्मचारियों की जो रोडवेज से जुड़े हैं। दशकों से भर्ती नहीं होने के कारण ज्यादातर रिटायरमेंट के करीब चले गए हैं। हर महीने करीब 250 और साल में करीब 3,000 कर्मचारियों की रिटायरमेंट होगी। ये एक मोटा आंकड़ा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि इस तरीके से 6 से 7 साल बाद गिने चुने कर्मचारी बचेंगे रोडवेज के अंदर। ये वो खतरा है जो कि रोडवेज को लेकर है। तो रोडवेज को खतरा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान का कहना है कि ये सब कर्मचारी संगठन के अधिकारी जो हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं और ना ही इससे रोडवेज को नुकसान है और ना ही कर्मचारियों को। जरा सुनिए। 14 जुलाई को मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया, उसमें अपनी बात को क्लियर कर दिया जी। अब बीइंग इंचार्ज में, विधानसभा में इंचार्ज हो इस काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे उनसे वार्ता के लिए भेजा। हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और हमारे मतलब जो है एमडी रोडवेज, हम दोनों जो है इस विषय में बैठे हैं और सब लोग उनके साथ बैठे हैं तीनों और वार्ता की है और उनके भी समझ में आ रही है। लेकिन क्योंकि उनकी क्वालिटी भी है, उनको भी श्रमिक संगठन चलाना है अपना, भाई अपने श्रमिकों को बांध करके रखना है, क्योंकि वो श्रमिक संगठन है। वो सरकार से जल्दी से कैसे सहमत हूँ? 2 दिन की हड़ताल करके फिर वो दिखाना चाहेंगे कि भाई ये जो है देखो हमने लड़ाई लड़ी है जब आपके हित बचे। वो तो अपने संगठन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, न कि मतलब कोई जनता की सुविधा। तो सरकार का अपना रुख है, कर्मचारियों का अपना रुख है, लेकिन इन सब के बीच फंस आम आदमी रहा है। लेकिन एक सवाल फिर भी खड़ा होता है कि आखिर निजीकरण होता है तो आम आदमी को इससे क्या फायदे हो सकते हैं, ये आम आदमी जानना चाहता है। तो फायदे आप जरा देखिए निजीकरण के क्या होंगे। सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, यात्री के पास विकल्प ज्यादा होंगे, एयरपोर्ट की तर्ज पर बस अड्डों का विकास होगा, किराए में हो सकती है कमी। रोडवेज की हड़ताल के चलते बेशक सीधे तौर पर रोडवेज को करोड़ों रुपए की चपत लगी हो, लेकिन हड़ताल का असर उन तबकों पर ज्यादा पड़ा है जिनकी रोजी रोटी सिर्फ रोडवेज यात्रियों पर निर्भर है। रोडवेज की 2 दिन की हड़ताल का असर जहां आम यात्रियों पर सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जयपुर की सड़कों पर चलने वाले ऑटो चालकों को भी इससे खासी परेशानी हो रही है। किस तरह की आपकी इनकम पर फर्क पड़ा है? हाजी साहब, सवारियां कहीं आई, कोई न तो कोई आ रहा है न कोई जा रहा है और कोई सवारी नहीं है। पता नहीं बसें आ रही है कोई प्राइवेट, तो कहाँ सवारियां उतार रही है, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है। हमारे उधर यहाँ कोई 2 दिन से बहुत। आज की खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वकीलों की हड़ताल की या कहीं दादागिरी की। दरअसल प्रदेश में बार और बेंच आमने सामने है और इन दोनों पार्टों के बीच पिस रहा है वो परिवादी जो न्याय के इंतजार के अधीर है। लेकिन यह टकराव है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 12 दिन हो चुके हैं, हर दिन प्रदेश में हजारों मामलों की सुनवाई होती है, यानी अब तक लाखों सुनवाई लटक चुकी है। साथ ही लटक रहा है परिवाद का वो समय जिसके भरोसे उसे न्याय का इंतजार है। लेकिन न्याय के मंदिर के पाट 12 दिन बीत जाने के बाद भी न्याय के प्रसाद के लिए खुले नहीं हैं। अब जयपुर बार एसोसिएशन, जोधपुर बार एसोसिएशन और पोखरण बार एसोसिएशन एक साथ है और साथ ही जारी है हड़ताल या कहे कि काम का बहिष्कार। इस दौरान जयपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के बाहर धरना दिया गया, विरोध जताया गया और अनशन भी किया गया। लेकिन गतिरोध अभी भी जारी है और परिवादियों के केसों की गति थम गई है। हजारों पेंडिंग केसों के बीच यह हड़ताल परेशानी के अलावा कुछ भी नहीं। तो परिवादी परेशान है, कोर्ट बंद है, न्याय खुद हड़ताल खत्म होने का इंतजार कर रहा है। वहीं वकील खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं।
बार एसोसिएशन कहती है कि वो सही है, अवमानना मामला वापस लिया जाए। वहीं बेंच कहती है कि वो सही है। लेकिन आप देखिए हड़ताल कितनी सही। वकीलों को न्यायालय में कार्य बहिष्कार का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करना विधि विरुद्ध यानी कि कानून के खिलाफ है। यह हड़ताल को हम बता रहे हैं कि वो कितना सही कितना गलत है। दरअसल हरीश उप्पल बनाम भारत संघ में फैसला देते हुए ये स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे। और ये किसने दिए थे? 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसको निर्धारित किया था और कहा था कि वकीलों को कार्य बहिष्कार का अधिकार नहीं है, और अगर हड़ताल होती है तो परिवादी को उसके नुकसान का पैसा दिया जाएगा, यानी कि परिवादी का वकील भुगतान करेगा उसको जो भी नुकसान होगा। लेकिन इन 12 दिनों के अंदर ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। वकीलों को न्यायालय में कार्य बहिष्कार का अधिकार नहीं है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी 12 दिन से ये हड़ताल जारी है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक वकीलों को कार्य बहिष्कार का अधिकार नहीं है, और अगर ऐसा करती है तो विधि विरुद्ध है। साथ ही परिवादी को उसके नुकसान का भरपाया करना होगा। लेकिन 12 दिन की हड़ताल के दौरान ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब आपको बताते हैं आखिर ये अवमानना का मामला क्या है। एक बुजुर्ग दंपत्ति के फ्लैट पर कब्जे का ये पूरा का पूरा मामला है। 2003 में डिक्री का फल प्राप्त करने के लिए कब्जा वारंट जारी किया गया था। जयपुर के एक एडीजे कोर्ट में ये वारंट जारी कराया गया था। ये हड़ताल या दादागिरी हम क्यों कह रहे हैं, आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। कब्जा करने वाला यानी प्रतिवादी खुद एक अधिवक्ता इसके अंदर था, जिसने प्रतिवादी की बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष ने पैरवी की। इस पूरे मामले की पैरवी की गई। कब्जा वारंट को बिना तामील वापस कराए जाने का दबाव इस दौरान बनाया गया। जज के ऊपर यह दबाव बनाया गया, न्यायालय पर ऐसा करने का दबाव यहां पर बनाया गया। इसके बाद क्या होता है जरा ये तस्वीर भी आप समझिए। एडीजे ने इसे ऑर्डर शीट में अंकित कर दिया, यानी कि अवमानना के मामले को ऑर्डर शीट में अंकित कर दिया। ये हम आपको समझा रहे हैं कि जिस अवमानना को वापस लेने की वकील मांग कर रहे हैं वो आखिर है क्या। इसके बाद वकीलों ने जिला न्यायाधीश पर फिर से दबाव बनाया। अब किस बारे में दबाव बनाया जरा आप ये भी देखिए। इस बार कार्रवाई को खत्म करने का दबाव बनाया गया, यानी कि जो अवमानना का मामला अंकित किया गया था उसको वापस लेने का दबाव बनाया गया, लेकिन जज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद से पूरा मामला शुरू हुआ और इनकार करने पर वकीलों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया, जो कि सही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक। अब इसके बाद इसको हम हड़ताल कहें या दादागिरी। आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।